कहाँ गायब हैं? हमने तो आपको बड़ा छोटी एज से बहुत अच्छे ड्रामे में देखा, बड़े कमर्शियल में देखा। कहाँ से स्टार्ट किया? मेरे हिसाब से तो आपको कमोबेश 45-40 साल का अरसा हो गया इस सारी इंडस्ट्री के अंदर। 50+। नहीं, अभी जो आपने एक और ड्रामा मुझसे ऑफ द कैमरे से बता रहे थे, कोई बंधन है, मरीना खान उसमें है। वो ये मेरा चला था 2 साल पहले। हाँ। और सीरियल था 50-55 किस्तें थी, बंदिश। उसमें सना मेरी बहू बनी है। हाँ। और अहमद वो मेरा बेटा बना है। और हम जनाब उसको जुल्म कर रहा हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि मेरी बीवी मर गई जिस दिन बहू आई। किस तरह से बोलते थे आप? हाँ उसमें काम निकलेगी। बहुत गुस्सा है। आज काम बहुत आसान है। अच्छा। 2-2, 4-4 लाइनें रिकॉर्ड हो रही हैं। उस वक्त हमें 10-10, 20-20 पेज याद करने होते थे। एक आदमी हमें सेट से निकलना है बाहर, एग्जिट, फिर किस डायलॉग पे एंट्री हो रही है वहीं खड़े में वो डायलॉग आया और अपने एंट्री दी। मोइन भाई की एक फिल्म थी, उसमें भी एक आपने कोई काम किया था? हाँ, मोइन अख्तर की फिल्म में मैंने असल में वो फिल्म मैंने स्टार्ट की थी। अच्छा। और मोइन आ गया, फिर मोइन ने काम किया तो डबिंग में ये फंस गए। इंटरनेशनल स्टूडियो में डबिंग होती थी तो वो उन्होंने कहा खालिद जफर को आप बुलाएं। डबिंग का क्रेडिट भी है मेरे पास। मनीला की बिजलियां में क्रेडिट है, डबिंग डायरेक्टर खालिद जफर। अल्लाह ताला को नवाजना होता है किसी भी बहाने से। वो अल्लाह ने सुन ली उनकी। 100 हफ्ते हो गए। अच्छा, हमने भी उसमें काम वाम किया। अब उन्होंने उस फिल्म में मेरे साथ ज्यादती है कि मैं बांग्लादेश की, मनीला की और पाकिस्तान की को प्रोडक्शन का एक दौर आया था 80s में, तो सब फिल्मों की डबिंग में करता था। ये उमर शरीफ साहब एक बड़े लेजेंड हैं पाकिस्तान के, उनका बड़ा एक नाम है। तो आप ये बता रहे थे कि उनको इंट्रोड्यूस कराने वाले आप हैं? हाँ, ये बंद उठ के आए आप, क्या है भाई, क्या ले जा रही हो, इधर आओ ना, बात सुन मेरी। ये है आप आज तो कट्टो लग रही हो। कि आपने कहा जो मोइन अख्तर साहब और अनवर मखसूस साहब लूज टॉक किया करते थे, यार ये रह गई बहुत। तो ये आपका एक तरह से आइडिया था इस सारी चीजों के ऊपर, जिसका जाहिर सी बात है अल्टीमेट जो क्रेडिट गया वो अनवर मखसूस साहब और मोइन साहब को मिला। एक्चुअली हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में कॉपीराइट नहीं चलता, एक लिटरेचर का कॉपीराइट होता है। हाँ। कि लिटरेरी कॉपीराइट है। अच्छा। ये आप मेरी लाइन नहीं ले सकते। हाँ। मेरा स्क्रिप्ट कॉपी नहीं कर सकते। ठीक। तो मैं मोइन अख्तर के घर गया, मैंने कहा यार ये वो इंडिया में वो कर रहा है शेखर समन और हाँ। तुम यार ऐसा करो यार, लूज टॉक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, टॉक विद अली अतहर के आज एक और एपिसोड के साथ आज हम मौजूद हैं। हमारे दरमियान आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो बहुत ही नायाब शख्सियत में इस सेंस में कहूँगा कि हमने बहुत छोटी उम्र में इनको तमाम ही उस वक्त के यानी टेलीविज़न पे, कमर्शियल्स पे, इसके अलावा बेतहाशा मतलब समझ लीजिए फिल्मों में भी इन्होंने काम किया उस वक्त, और अभी भी फिलहाल कुछ ऐसे ड्रामे थे जिसमें इन्होंने काफ़ी कलीदी किरदार अदा किया। तो आइए, हमारे दरमियान मौजूद हैं खालिद जफर साहब, उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं खालिद साहब, पहले भी बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहाँ गायब हैं? हमने तो आपको बड़ा छोटी एज से बहुत अच्छे ड्रामे में देखा, बड़े कमर्शियल में देखा, और कुछ थोड़ी सी मेरी मेमोरी है, मेरे बड़े भाई अली अफजल खान आपके पास जिस जमाने में नॉर्थ नाज़िमाबाद आते थे निदा स्टूडियो के अंदर, तो वहाँ आपके साथ मुलाकातें रही माशाल्लाह, और देखा आप लोग किस तरह से वहां पर ये सारी ऑडियो और ये सारी चीजें आप किया करते थे। तो कुछ अपने हवाले से जरा मुझे बताइएगा, कहाँ से स्टार्ट किया? मेरे हिसाब से तो आपको कमोबेश 45-40 साल का अरसा हो गया इस सारी इंडस्ट्री के अंदर। 50+। वाह। 73 से। ठीक है। और ये 52 साल माशाल्लाह। अभी कौन से प्रोजेक्ट में है? अभी मैंने जो लेटेस्ट किया था 14 अगस्त 2024, वो था 14 अगस्त, आप समझ लें आज़ादी। जी जी। तो उसमें जो प्ले किया वो लॉन्ग प्ले था, कोई 70-80 मिनट का, और वो किया था बिलाल नकवी ने। अच्छा। पीटीवी का था वो प्ले, पीटीवी का था।
तो मुझे बुलाया, खैर मैंने किया, 5 दिन का काम था, काम वाम कर दिया। वो पता चला कि साला लोड ही मुझ पे डाला हुआ था। अल्लाह ने अच्छा करा दिया, नाम उसका याद नहीं है मुझे। बहरहाल वो किया था और बाकी काम नहीं किया, घर ही बैठा हुआ। अच्छा, इंतजार में। नहीं, अभी जो आपने एक और ड्रामा मुझसे ऑफ द कैमरे से बता रहे थे, कोई बंधन है, मरीना खान उसमें है। वो ये मेरा चला था 2 साल पहले। और सीरियल था, 50-55 किस्तें थी, बंदिश। ठीक, उसमें एक जालिम सुसर का किरदार अदा किया। वो खाला बब्बन की बेटी है। अच्छा, खाला बब्बन की। हाँ, उसमें सना मेरी बहू बनी है। हाँ। और अपना ये अहमद, वो मेरा बेटा बना है। और हम जनाब उसको जुल्म कर रहा हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि मेरी बीवी मर गई जिस दिन बहू आई। तो मैं जुल्म उसका, तूने मारा है। किस तरह से बोलते थे आप? हाँ, उसने। हाँ। कहते काम नहीं करेगी। वाकई बड़े बहुत गुस्से। तो वो आती वाले। हाँ, अच्छा, ये मैंने अपने पास से शुरू किया था। हाँ। ये कोई स्क्रिप्ट में नहीं था, ये आपने अपनी खुद से इनोवेशन किया। मैंने कहा यार जरा सा इसमें कोई करंट डाल दो। हाँ। दिल में सोच के मैंने कर दिया वो। हाँ। उसमें कॉपरेट किया सना ने। हाँ। ये डर गई। तो ये रिएक्ट किया ना उसने। हाँ। तो वो क्या हुआ, डायरेक्टर को मजा आने लगा। तो डायरेक्टर चुप रहता था, जो मेरे में जान आ जाती है ना। हाँ, तो वो चुप रहता रहता। सैयद आतिफ हुसैन मरूम। हाँ। बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। और वो चुप बैठे रहते थे और मैं आगे तक ले जाता था सीन को। हाँ। 10, 12, 15 लाइन आगे तक। और वो सब देखते थे मेरी तरफ। जब मैं रुकता था यार, समझ जाते थे वो अब कट बोल रहा है। हाँ। तो वो कट बोलते थे, अदरवाइज नहीं। और दूसरा जो बता रहे हैं बंदिश था ना, वो भी एट ए टाइम दोनों चलते थे, दोनों एक साथ ARY पे आते थे। हाँ, ARY डिजिटल। ठीक है। तो उसमें मरीना खान थी और वो जादू टोले पे था। तो आप कोई पीर शीर थे इस तरह? फिर पीर एक और ड्रामे में पीर था। हाँ। वो भी यही जादू गंडे का था। तो आप क्या करते थे उसमें? आपका रोल ये था? हाँ, एक चीटर पीर था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो ड्रामे का नाम भी नहीं पता मुझे। हाँ। आदम करके उसके डायरेक्टर थे। हाँ। अच्छा, ये मरीना का बता रहा था ना, इसका हमारा काफी महीनों चला काम। और उसमें उनके घर पे आसेब आते थे। अच्छा। उनकी बच्ची पे आ गए, बच्ची को उधर ले गए, लॉन में तैर रही है। मतलब बड़ा अच्छा। आबिस रजा था उसका डायरेक्टर। बुनियादी तौर पे वो एडिटर है, लेकिन यार मैं कहता हूँ कमाल का डायरेक्टर। इतनी बारीक बारीक चीजें, 2-2 घंटे हो जाएंगे वो। पहले अपनी चीजें, क्योंकि वैसे भी दिखाना चीजें हिल रही हैं, सोफे उठ के उधर चला गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये गिमिक्री करता था। अच्छा खालिद साहब, आप जिस एरा के हैं माशाल्लाह, आपने वो दौर देखा हुआ है जो स्टार्टिंग का PTV का, और बहुत यानी इनिशियल स्टेज पे जो आर्टिस्ट आया करते थे और उनको बड़ी मुश्किलात भी होती थी, और टेक्नोलॉजी भी वो एडवांसमेंट नहीं थी जो आज है। कितना फर्क लगता है आपको पहले के और आजकल के इस दौर के अंदर काम के हवाले से आर्टिस्ट का? देखें, मुझे आज काम बहुत आसान है। अच्छा। 2-2, 4-4 लाइनें रिकॉर्ड हो रही हैं। उस वक्त हमें 10-10, 20-20 पेज याद करने होते थे। एक आदमी, हमें सेट से निकलना है बाहर, एग्जिट, फिर किस डायलॉग पे एंट्री हो रही है, वहीं खड़े में वो डायलॉग आया और अपने एंट्री दी कि कहाँ गया भी, कहाँ गया, ये इस टाइप की बस एंट्री आ गई। तो आज काम आसान है यार, अब तो काम ही नहीं है। और माली फवायद भी बेतहाशा है। बेतहाशा। उस वक्त हमारी 5 दिन की रिहर्सल, 2 से 3 दिन की रिकॉर्डिंग, उसके बाद 2,000-2,500 का चेक मिलता था। 2,000-2,500? लेकिन भाई सस्ता भी था। 5 रुपए 80 पैसे का गैलन था, 4.5 लीटर। क्या बात। अच्छा खालिद साहब, मैं आपसे वो पूछ रहा था कि जो आप फिल्मों का भी माशाल्लाह, आपको तो रेडियो, TV, कमर्शियल, ये सारा ही कुछ आपने किया। जो फिल्मों में आपने शायद मोइन भाई की एक फिल्म थी, उसमें भी एक आपने कोई काम किया था? हाँ, मोइन अख्तर की फिल्म में मैंने, असल में वो फिल्म मैंने स्टार्ट की थी। अच्छा। उस फिल्म का जो
ब्रेन था ना या चाइल्ड था वो मेरा ही था। तो फुरकान हैदर, मैं और जावेद फाजिल बैठे हुए थे कराची नेशनल वो होटल जो है होराइजन होटल था एक कैंट पे। तो वहाँ बैठे हुए थे, बातें हो रही थी। मैंने कहा यार अच्छा, मैं माशाल्लाह बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था, कमर्शियल करता था टीवी के बहुत, 35mm में कमर्शियल, सी ब्रीज प्लाजा और ये वो बहुत किया। जावेद फाजिल वहाँ कमरे में आंखें बंद किए लेटे हुए थे, अल्लाह बख्शे, दोस्त यार थे हमारे वो भी। तो वो शुरू हुआ कि यार फिल्म करते हैं। मैंने कहा ठीक है, बाबरा को ले लेंगे, इसको ले लेंगे, उसको ले लेंगे। तो वो मैच्योर हो गई चीज, रफ्ता रफ्ता वहीं पे डेवलप होके मैच्योर हो गई। अच्छा, एक डिस्ट्रीब्यूटर थे आफ्ताब, आफ्ताब जैदी, पता नहीं क्या नाम था, और उनके साथ एक और साहब थे जिन्होंने शमीमारा से शादी की थी। ये दोनों इन्वेस्टमेंट कंपनियां थी, अल्लाह माफ करे। तो मैंने नज़र में था कि मैं इनको डिस्ट्रीब्यूटर बना के फिल्म दे दूंगा किसी को। तो बहरहाल मुझसे नहीं हुए, टीम में से मुझे आ रहा। तो मोइन आ गया, फिर मोइन ने काम किया तो डबिंग में ये फंस गए। इंटरनेशनल स्टूडियो में डबिंग होती थी, तो वो उन्होंने कहा खालिद जफर को आप बुलाएं। डबिंग का क्रेडिट भी है मेरे पास, मनीला की बिजलियां में क्रेडिट है, डबिंग डायरेक्टर खालिद जफर। अच्छा, हाँ, वो मैंने पूरी डबिंग कराई है। इस तरह मैंने फिर उसमें ये रहा। उमर शरीफ की फिल्म में मुझे कास्ट किया उन्होंने, मैंने काम किया। लेकिन मैंने देखा उमर की, ठीक है, आइडिया क्लिक कर गया उसका, 5 तरह के उमर शरीफ है। ये पहली दफा फिल्म में ऐसे यहाँ देखा। तो वो अल्लाह ताला को नवाजना होता है किसी भी बहाने से। वो अल्लाह ने सुन ली उनकी। 100 हफ्ते हो गए। अच्छा, हमने भी उसमें काम वाम किया। अब उन्होंने उस फिल्म में मेरे साथ ज्यादती है कि मैं बांग्लादेश की, मनीला की और पाकिस्तान की को प्रोडक्शन का एक दौर आया था 80s में। तो सब फिल्मों की डबिंग में करता था। शानी फिल्म आई सईद रिजवी की, शानी फिल्म थी साइंस फिक्शन पे, और सरकटा इंसान। अब वो शानी फिल्म में हीरो पठान, उसके बाद मैंने की, उसके डबल रोल, दोनों आवाजें मैंने की। बाबरा शरीफ हीरोइन है मैं ये, तो ये भी मैंने किया। अच्छा, ये क्या होता था, 2-4 घंटे काम किया, भाग गया मैं। अपना जो मेरा मेन काम है ना कमर्शियल बनाने, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेता था कि पैसा बहुत मिलता है कमर्शियल में। अब जनाब उसमें मोइन को भी मैंने करवा दिया, फिर उमर की फिल्म में मैंने ये सब किया। तो उसके बाद मैंने देखा यार एक गाना है 8 दिन हो गए, अब इधर का एक बोल है ना तो सारी टीम इधर, लाइट इधर आ रही है। हमारा काम इस तरह है, या कोई भी हो, शॉर्ट डिविजनिंग कर लेते हैं। पहले इस एरिया में लाइट कर दी सब, अब इस एरिया की सारी शूट हो गई, फिर उस एरिया की उस एरिया की, तो लिखा हुआ होता है पेपर पे। तो मैंने कहा यार चीफ साहब, और चीफ साहब एक डायरेक्टर नुमा असिस्टेंट थे। मैंने कहा यार अल्लाह बख्शे वो भी, मैंने कहा यार शॉर्ट डिविजनिंग करके करा लो यार, रोज आके मैं भी थक गया हूँ। अच्छा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था वो, तो मैं फुरकान भाई से बहुत मेरी मोहब्बत थी, मैं इज्जत करता था। वो आया यहाँ खारिज कर ले यार, तो वो कहते थे बड़े मान से, तो मैं मान लेता था उनकी बात। तो मैंने कहा यार फुरकान भाई, अच्छा मैंने कहा यार ये चीफ साहब शॉर्ट डिविजनिंग तो करो यार। मतलब ये कि उमर गालियां बकेगा अगर कह दिया, तो सिखा भी तो एक आदमी को नहीं पता। अब वो वहां से कैमरा रखना है तो सारा मालूम हुआ, ताम झाम उठा के बोलोगे। वो चल रहे थे ऑडियो के सीक्वेंस में, मैं बता रहा था फिल्मिक सीक्वेंस। फिल्म में जो टेक्निक है वो इस्तेमाल करो, पैसा बचेगा। इस शोबिज में है क्या, आर्टिस्ट की कॉस्ट हो जाती है, एक ही होती है। नंबर ऑफ डेज जितने बढ़ाओगे बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी आधा घंटे का प्रोग्राम आपका है, 35 मिनट 30 मिनट का। अब अगर आप इसको 4 घंटे का रिकॉर्ड कर लो तो एडिटिंग में कितना टाइम लगेगा, बार बार
अबे ये लगाऊं, नहीं वो लगाऊं, यहाँ से लूं, सही वहां बात से है, सही बात। आप पागल हो जाएंगे, आपकी क्वालिटी बिल्कुल ठुस हो जाएगी, बंद हो जाएगा। तो मैंने तो इस तरह ही काम किया। मैं 35 का काम जानता था, और मैंने अरमान में बोलो मैं सीन एडिट करा है, यानी देखिए बैठ के, तो मैंने वहीं से मेरा एडिटिंग सेंस डेवलप हो गया, और डायरेक्टर्स को काम करते देखा, मेरा वो सेंस डेवलप हो गया। टीवी पे मैं काम करता था, माइक देता था, कहाँ है ये लाइट कहाँ पड़ रही है, अच्छा ये लाइट कहाँ है, तो ये सब चीजें मैं वहाँ पे ऑब्जर्व करता था कि यार क्यों करता था मुझे नहीं मालूम, ये तो बाद में पता चला कि मुझे एक काम करना है। नहीं पता, इंसान अपने अंदर की सलाहियतों को जिस वक्त उसको ये पता चलता है कि उसके अंदर अल्लाह पाक ने ये चीजें दी हैं और डिस्कवर कर लेता, तो फिर ऑटोमेटिकली फिर उसको एहसास हो जाता है। भाई साहब, मैं ऑफ द कैमरा था अभी आपके साथ, तो आप मुझे ये बता रहे थे, मैं बड़ा इस चीज के हवाले से बड़ा हैरत अंगेज भी हुआ कि एक तो इस बात के हवाले से बताइए कि उमर शरीफ साहब एक बड़े लेजेंड हैं पाकिस्तान के, उनका बड़ा एक नाम है, तो आप ये बता रहे थे कि उनको इंट्रोड्यूस कराने वाले आप हैं। हाँ, असल में उमर शरीफ ड्रामे में काम करता था, और हमारे घर के पीछे नौबारा आर्ट सर्कल था, वहाँ ही आता था। गुलाम मजदी ने भी वहाँ से स्टार्ट लिया, उमर शरीफ भी वहाँ आता था, जाता था, बच्चे छोटे छोटे होते हैं। तो ये थिएटर में फुरकान हैदर के पास चला गया, कहा वहाँ मिल गया ऐसे कुछ 2-4-5 हज़ार मेहमान लोग, बिजनेस बिरादरी वाले आदम जी आ रहे थे इसको देखने। थोड़ा सा ये बिला झिझक कह देता था, तो वो कॉमेडी बन जाती थी। हम सोच के मतलब अकेले में भी सोचते हुए शर्माए, वो बात बरमला कह देता था। फिर बदिया नहीं, फिर बदी उसको परवाह ही नहीं थी। ये बंद से उठ के आए आबा, क्या है भाई, क्या ले जा रही हो, इधर आओ ना, बात सुन मेरी, ये है आबा आज तो कट्टो लग रही हो, और इस टाइप की जो मतलब वो बोल रहा है, डरता नहीं है। तो आपने कहाँ इंट्रोड्यूस कराया था उमर शरीफ साहब को? मुझे एक शो मिला दुबई का 8 दिन का, तो मेरे पास ऑप्शन था कि किसको ले आना है। मैंने सबको बुक किया, तो एम वारसी ने सिफारिश की यार उमर को डाल। अच्छा, जांगलूस वाले? हाँ, एम वारसी। मैंने कहा चलो कर लेते हैं उमर को, मैंने देखा हुआ था आदम जी पे इसको, तो मैंने इसको डाल दिया ड्रामे में, उसमें शो में। उसको हम लोग कहते थे उस जमाने में वैरायटी शो। अच्छा, वैरायटी प्रोग्राम। तो रात को होता था 2-4 घंटे का, तो उमर शरीफ को भी उसमें उन्होंने कहा, उमर शरीफ चलो, उमर शरीफ वहाँ पहुँच गया, दुबई चला गया, वहाँ जाके कहा अम्मा से बात करनी मुझे। क्यों, अभी तो आए मिल के, अम्मा से ही पास से आए 2-2.5 घंटे, तो नहीं दुबई अम्मा खराब। अच्छा, मैंने एयरपोर्ट से सबको बोला होटल में मैं ऑर्डर करूँगा स्टिक, कोई टेलीफोन नहीं करेगा, ट्रंक कॉल होती थी, बड़ा पैसे मुझे पता था, यानी हर आदमी कमरे से, मेरे यहाँ से कराची दुबई से, तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा लाने वाले का, बजट आउट हो जाएगा। तो मैंने मना कर दिया, इसलिए सुन लिया था मैंने, कहा फिर बात कराई बात। शाम को मैंने 4-5 बजे ये आया मेरे कमरे में, यार खालिद भाई कैसे करूँगा मैं? मैंने कहा क्या मतलब यार, तुम यार कॉमेडियन हो, तुम करते हो ये? नहीं वो मैं ये कह रहा था। फिर मैंने इसको सुनाया, देखो तुम कहते हो ना यहाँ कान में आके, यहाँ पे, यहाँ से आए मोहम्मद अली की विक के साथ साथ यहाँ कान के पास आके पूछ लेना ये फला रहा है। मैंने कहा यार इसके बाद अगली लाइन बनाओ, हमारी इंडस्ट्री में तो ये भी होता है, और हाँ हमारे कव्वाली भी हैं, ये है, कव्वाली पे ले आओ। तो ये ब्रिजिंग लाइन होती है बिटवीन टू, तो ये ब्रिज बना के इधर आ जाओ, इधर से इधर आ जाओ, जहाँ मर्जी करो खेलो। तो ये इसने पकड़ ली बात, और फिर कैश कराया माशाल्लाह। अच्छा, एक ड्रामा आपने देखा होगा, मैं स्टेज की बात कर रहा हूँ, पता नहीं नाम उसका, बुढ़ा घर पे है या क्या था, जिसमें उमर शरीफ और मोइन अख्तर दोनों एंड के सीक्वेंस में डांस कर रहे हैं, और औरतें बने हुए, तवाइफ पे बनी हुई,
तो फुरकान हैदर आके कहने खाली अबे यार क्या कर रहा हो, बकरीद का दिन है। मैंने कहा कुछ नहीं फुरकान भाई, अबे यार जरा सा ये बना दो, क्या बना दो, कॉमेडी है यार, एक गाना था यकीन कि आएंगी बाहर आ कभी, स्टूडियो था मेरा ऑडियो का, तो मेरी लाइब्रेरी थी, गाना निकाल के मैंने कहा अब क्या करूँ, अच्छा रिकॉर्डिस्ट कोई नहीं, मैं अकेला और फुरकान हैदर, मैंने गाना कर लिया। और वो कहने लगा अब इसमें कुछ डाले यार कॉमेडी, तो ये था यकीन कि आएंगी, हो रहा था कभी ऐसे वैसे, वो जो रानी के ऊपर था, फिल्म स्टार रानी और शाहिद के ऊपर। हाँ, तो 15 सेकंड 20 सेकंड का गाना लगा के मैंने कह दिया टपाल 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 चाय, वो जिंगल रखा हुआ था मेरे बराबर। वो जो उमर शरीफ साहब ने बाकायदा हिल के ना पूरा ना वो उन्होंने ठुमके लगाए थे। हाँ, और वो टपाल चाय लगा दिया जिंगल। उसके बाद दूसरा कोई हुआ, वो उनके फरमाइश पे फुरकान भाई की, फिर उसके बाद फिर लगा दिया कोई मैंने कमर्शियल, फिर कहीं सर के दर्द का एस्प्रो बेच लिया, मतलब मेरी आवाज में था, वो खुद ही माइक पे जाके बोल रहा, खुद ही यहाँ रहा, बारह किसी तरह वो हो गया। वो फुरकान हैदर फिर लेके गए उसे, कैसेट बना के दे दिए 2, लेके गए वो, तो वहां पहुंचे ये शायद 7:30 या 7 बजे, तो वो एंड में रखा सीक्वेंस था इंटरवल से पहले का। अच्छा, इसमें इंटरवल होता है, फिर अब ये एंड में रखा क्योंकि ऑडियो नहीं था। एक बड़ी बात आपने बताई कि उमर शरीफ जैसे इतने बड़े लेजेंड है माशाल्लाह, उनको भी आपने इंट्रोड्यूस कराया, बड़ी बात है। मतलब आप किस पाए के, मतलब आप भी आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, आपने भी एक बहुत बड़ा वक्त देखा। आपसे बात हो रही थी तो आप मुझे लहरी साहब की बड़ी बात बता रहे थे कि लहरी साहब और कबीर साहब जो थे वो एक ही रूम में आप लोग ठहरे थे, और उसके साथ साथ आप और लहरी साहब एक वो बने हुए थे कैरेक्टर के अंदर, लीडर इलेक्शन। वो तो जरा बताएं। वो ऐसे हुआ कि लहरी साहब और हम और एक ही कमरे में, बहरो सब्जारी, मैं और लहरी भाई, कभी साहब का घर था, हम फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे थे, कभी फैमिली बेसमेंट में थी। जी जी, लाहौर में सर्दियाँ बहुत, तो लहरी साहब के साथ रात को, हाँ भाई क्या लाइन है, मेरा गला खराब है, मैं वरना मिमिक्री कर लेता। अच्छा, मैंने काफी हद तक बोल रहे हैं आप। मैंने ये वो फराडम का, फिर अब मेरी क्या लाइन है, वो उस वक्त मेरी एज है, मैं बताता था ये, तो रोज हर वक्त ये है, उसमें वो भी लीडर, मैं भी लीडर, एक कसाई है, एक माकूल आदमी है, तालीम याफ्ता, तो वो लहरी भाई के मुकाबले पे था करेक्टर। लहरी भाई से तो बहुत हमारी रही, और लहरी भाई जो भी काम करते थे मैंने देखा है उनको, और आखिरी काम मेरे यहाँ किया था उन्होंने, तो मैंने देखो वो अपने डायलॉग खुद देते थे सबको। अच्छा, शुएब मंसूर ने बड़े चक्कर काटे लहरी भाई के घर के, कि कोई स्क्रिप्ट हो जाए, नहीं हो सका। मैं एक प्रोग्राम करता था रंग बरंग, 3 गाने 3 लतीफे, रंग बरंग, वो उस वक्त मेरे दिमाग में भी नहीं आया। शुएब मंसूर हमारे साथ का, मेरे साथ का है, शुएब मंसूर माशाल्लाह उसका 50-50 कर दिया उसने, आधे गाने आधे पैरोडी ये किया उसने। तो लहरी साहब ने यार बड़े, मेरी गाड़ी में चलता था मैं, तो लहरी भाई मेरे साथ एक दफा पार्टनरशिप भी किया हम दोनों ने। अच्छा, लहरी भाई ने, मैंने। अच्छा, अब गाड़ी में मैं चला रहा हूँ ना, बाएं ले लीजिए, ये हाथ का इशारा, दाएं ले लीजिए, हाँ लहरी साहब क्या हाल है, पहले से बहुत बेहतर। लहरी भाई बेसाख था, तो ये गॉड गिफ्टेड था। और ये आप रंगीला साहब के भी कुछ बता रहे थे ना, कि रंगीला साहब जो थे वो बड़े बातें अल्लाह वाले आदमी थे, और बड़ी रंगीला साहब माशाल्लाह उनके अपने शौक और ज़ौक जो भी थे, लेकिन मैंने ये देखा बकरीद के दिन हम गए, ये एयरपोर्ट होटल था कोई, तो मदद अली मदन इनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे और रंगीला साहब उनके एक्टर थे। तो उसने कहा यार चलो यार लाटर, चलो यार खालिद चलो। हम लोग चले गए, तो वहाँ रंगीला से ईद मिलाई हो, रंगीले साहब अपने फुल स्टाइल में थे। ऐसे थोड़ी देर बाद रंगीला साहब बातचीत हो रही है,
अब बातचीत में क्या हुआ कि रंगीला साहब, मैं यार हैरान हो गया, वो तो कायनात के फलसफे में उलझा हुआ आदमी है एक, अच्छा, ये निज़ाम कैसे चल रहा है। मैं हैरान के यार, यानी उनकी इतनी तालीम नहीं है, लेकिन ये विजदान तो फिर अल्लाह किसी को भी दे दे। बेशक यानी मैं छोटा सा बच्चा था, छत पे सोते थे हम गर्मियों में, तो आसमान देखते थे हम, तो तारे ही तारे और ये सब सूरज चांद ये वो सब। तो मैं कहता था यार ये क्या। फिर मैंने कहा ये मैग्नेटिक, मैंने कहा ये कोई चक्कर है, ये दुनिया जो घूम रही है ये कोई मकरातीसी चीज है। इस टाइप की बातें रंगीला साहब कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब कितने मस्करेपन और कॉमेडी करते थे, कॉमेडी और पता नहीं शादियां वादियां, हर तरह के माहौल में अपने आप को उन्होंने रंग दिया था। लेकिन भाई वो वैसे ही अल्लाह ने नहीं दिया था उसको इतनी तरक्की उरूज, वो तो फिर आदमी पागल हो जाता है, अल्लाह डोरी खींच लेता है जब आदमी तकब्बुर में आ जाता है। हम भी काम करते थे, आ गए तकब्बुर में, अबे यार ये क्या सब बकवास है, मैंने स्टूडियो बनाया, मेरा स्टूडियो, ये ऑडियो विजुअल का काम मेरा काम है, इसमें गन नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, इस तरह की बातें मैं करने लगा कि ये काम ही मेरा है। तो ये जो मैं है ना, ये बड़े बड़ों को ले डूबती है। बस ये मैं इतराफ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला माफ करे मुझे। मैंने बहुत सोचा यार क्या खराबी, मैं दोस्तों से कहता था कि यार ये जो चैनल का मालिक है ना, ये मेरे दरवाजे पे आएगा, मैं क्यों जाऊँ इसके पास काम मांगने, खुदा की कसम। ये मेरे अल्फाज होते थे। और आज मैं पछताता हूँ कि यार मैंने, अच्छा आदमी खुद नहीं होता, खुद होता है 10%, पंपिंग करने वाले होते हैं 90, आसपास जो लोग होते हैं वो 90, वो चढ़ा दिया खालिद भाई आपने तो कमाल कर दिया। अबे अल्लाह की देन थी तो कमाल हो रहे थे, बेशक अल्लाह ने, अब भी तो वही हूँ मैं, अब क्यों नहीं कमाल कर रहा, अब क्यों नहीं, अब तो कुछ भी नहीं है, मोबाइल से पकड़ के काम कर दूं। यानी खालिद भाई इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सही वक्त पे इंसान अगर एनालाइज करे और उसको ये तमीज हो, बजाय ये कि बस सिर्फ वो राइट और लेफ्ट पे के कानों पे आके फिर अपने डिसीजंस गलत ले ले, तो फिर जाहिर सी बात है उसको फिर फैसलों की गलती की वजह से बहुत सारे जो हैं वो भुगतना पड़ते हैं जो सिचुएशन है। यार एक मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये 1 मिनट की बात है। जी जी बिल्कुल। मेरे वालिद हमको फिल्म दिखाने ले आते थे, मतलब उस जमाने में बड़ा मॉडर्न था, मैं कोई 8-7 साल का था, तो फिल्म हतारी आई थी, तो वो कैपिटल सिनेमा देख के फिल्म के बाद बाहर आए, जेब से उन्होंने चवन्नी निकाली, चवन्नी, हाँ 4 आने, चवन्नी निकाल के मुझे दिए, कहने जो सामने एक साहब खड़े हुए है ना बेटा, कोट पहने हुए, सर्दी थी, वो हाथ यूं था, ये उनको दिया, उनके हाथ पे रख दो। मैंने हाथ पे रख दिया। अब मेरे अब्बा की साइकी देखे वो हमें किस तरह ट्रेन कर रहे हैं। जब वो आ गए, मैं आ गया, कहने लगे बेटा ये जानते हो कौन है? मैं कहा नहीं, आप बताएं। कहने लगे ये प्रिंस ऑफ मिनर्वा है, इंडिया बॉम्बे में मिनर्वा मूवीज एक पारसी आदमी की थी, अच्छा ये उसके हीरो थे। ये जब घर से निकलते थे सुबह तो 4 गाड़ियां पीछे, 4 गाड़ियां आ गई, दौर ये दौर था इसका, इस आदमी का। बात होती है और कहने लगे आज ये भीख मांग रहा है कैपिटल सिनेमा के बाहर। तो ये बेटा इस लाइन में बुढ़ापा बहुत खराब है। अल्लाह जाने मेरे वालिद ने मुझ में क्या ऐसी चीज देख ली थी कि ये यार इस लाइन में घुसेगा। जब उनको पता चला ना कि मैं 8 में गया हूँ तो बड़ा परेशान थे। फिर मेरे रिश्तेदार थे, उनसे पूछा ये क्या कर रहा है, उन्होंने कहा ये एडवर्टाइजिंग कर रहा है। तो इब्राहिम जलीस, इब्न इंशा, इन सब के इंटरव्यू लेके यामाहा घर प्रोग्राम बनाया था मैंने रेडियो का, वो मेरा प्रोग्राम चलता था। तो उन्होंने कहा ये एडवर्टाइजिंग लाइन में चला गया, ये सही कर रहा है। एडवर्टाइजिंग थोड़ा उस वक्त मोतबर पेशा था। तो बहरहाल ये सारी जिंदगी निकल गई काम में। अभी भी हुड़क होती है काम की, ऐसा नहीं है, यानी दोबारा जवान हो जाता। मैं जैसे यहाँ आया हूँ ना इस वक्त फुल चार्ज हुई।
मुझे तो पूरी एनर्जी लग रही है आप में माशाल्लाह, और पूरे अच्छे उसी अंदाज में आप नजर आ रहे हैं खालिद जफर, और माशाल्लाह आपका काम बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जो देखने वाले हैं मैं तो उनको कहूंगा, अभी खालिद साहब को शायद बहुत से जो अभी यूथ है, यंगस्टर्स हैं, शायद उनके अभी रिसेंट काम को आपको जाना है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको पता है आपने हर तरह का रोल प्ले किया है। और अभी जो आप बता रहे थे ना, तो मैं अपने देखने वालों को, उनको बहुत से जो बच्चे हैं अभी, ये जो जेनजी जो हमारे हैं, उनको तो बहुत को ये भी नहीं पता होगा कि ये 4 आने आपने जो बोला और 8 आने और 12 आने, यानी 1 रुपए के अंदर कितने सिक्के होते थे उसका भी शायद कैलकुलेशन का नहीं पता। 4.5 रुपए गैलन पेट्रोल और 4.5 लीटर एक गैलन हमने डलवाया मोटरसाइकिल। सही बात है। तो साढ़े अच्छा ये बताएं कि एक मैं आपसे बात कर रहा था ऑफ द कैमरा, तो आपने मुझे ये भी बड़ी, मैं आपसे बात करके हैरत अंगेज इस बात पे हुआ कि आपने कहा जो मोइन अख्तर साहब और अनवर मकसूद साहब लूज टॉक किया करते थे, यार ये रह गई बहुत। तो ये आपका एक तरह से आइडिया था इस सारी चीजों के ऊपर, जिसका जाहिर सी बात है अल्टीमेट जो क्रेडिट गया वो अनवर मकसूद साहब और मोइन साहब को मिला। तो ये तो एक कभी आज तक ये ना बात मीडिया पे आई ना हमें इस बारे में इल्म था। एक्चुअली हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में कॉपीराइट नहीं चलता, एक लिटरेचर का कॉपीराइट होता है। हाँ। कि लिटरेरी कॉपीराइट है। अच्छा। ये आप मेरी लाइन नहीं ले सकते। हाँ। मेरा स्क्रिप्ट कॉपी नहीं कर सकते। ठीक। तो मैं मोइन अख्तर के घर गया, मैंने कहा यार ये वो इंडिया में वो कर रहा है शेखर समन और इस तुम यार ऐसा करो यार, लूज टॉक करते हैं। मोइन अख्तर मरहूम के घर मलिकानों का चांदपुरी और जरी गजल और इस तरह 2-4 लोग थे। तो आपने सबसे पहले ये आइडिया मोइन भाई से शेयर किया? मोइन को क्या, असल में एक हार्ट टॉक के नाम से एक टीवी प्रोग्राम आता था, तो हार्ट टॉक का मैंने कहा ये लूज टॉक करते हैं। अच्छा इस तरह मैं तोड़ता था ना, एक आइडिया को तोड़ के दूसरा नया निकालो, ये एक तरकीब होती है। तो उसको तोड़ा मैंने कहा लूज टॉकर, तुम उसमें करोगे लूज बातें, मैं सवाल करूंगा। अच्छा आपने अपने आप को रखा था? हाँ मैं तो अपने लिए विजुअलाइज कर रहा हूँ। तो ये अनवर भाई किस वक्त आ गया फिर? अच्छा हुआ क्या, मोइन और अनवर मकसूद साहब की चल रही थी लड़ाई। अखबार में बयानबाजी थी, अनवर मकसूद कह रहा है मोइन ये है फला है, और मोइन अख्तर कह रहा है अनवर ये है फला, ये चल रहा था। अच्छा। बीच में आ गए ताजदार। अच्छा। मोइन अख्तर आइडिया लेके चले गए ताजदार के पास। ये कौन सा है ताजदार? ताजदार आदिल हैं, एक टीवी प्रोड्यूसर। अच्छा ठीक है। मोइन ने कहा यार ताजदार इसको करो यार। हाँ। अच्छा मुझसे इजाजत लिए बगैर किया था, आपसे परमिशन नहीं ली? नहीं, अल्लाह से। वो ताजदार फिर ये वो फिर मोइन और अनवर भाई की मिलाप कराया इन्होंने। ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि यार मैं ज़रा पेडिस्टल इसका बढ़ा दूँ अनवर मकसूद को लेके। तो अनवर मकसूद को हम बतौर राइटर भी ले सकते थे। सही। तो अनवर भाई बहुत मोहतरम है, मैंने प्यार करते हैं बहुत, लेकिन मैंने उनको कभी नहीं कहा, ये बात बताई नहीं। अच्छा। और ये मैंने कहीं और भी जिक्र किया है 1-2 जगह कि यार ये मेरा नाम है लूज टॉक। तो उसका मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई। इसका मतलब उन्होंने डाइजेस्ट कर लिया कि हाँ ये बात तो सही है, और वो भी जानते हैं कि आइडिया वॉज माइन। नहीं तो जाहिर सी बात है, आप अल्लाह ना करे क्यों आप जिस एज में इस वक्त बैठे हुए, जितना काम किया हुआ है, किस लेवल पे आपने, क्यों आप हम एक बात एक जिसके अंदर फेक बात क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है, और अगर ये ट्रूथ है तो इसका क्रेडिट भी आपको ही जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये आपने एक तरह से इस सारी चीज़ों की बुनियाद डाली थी। 12। अच्छा ये बताइएगा, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है अपना खालिद साहब, आपका एक नॉर्थ नाज़िबाद में एक घर होता था, उसके हवाले से भी कुछ खबरें आई थी, और पर्सनली मुझे याद एक मुलाकात थी अली अफजल भाई के साथ ही था मैं, क्या था, तो उसमें आपने कुछ बताया था कि वो मकान जो था उस पर कब्जा हो गया था, तो वो बाजियाब हो गया था वो घर, क्या था सिलसिला? तो असल में बहुत एपिसोड बन जाएंगी। हाँ। बड़ा सोचे समझे मंसूबे के तहत उस मकान में, जो मेरा ब्रोकर था ना, जब मैंने मकान खरीदा तो वो एक साहब आए कि ये मकान किराए पे लेना है। पहले एक टेलीफोन ऑपरेटर लाइनमैन आया, ये चले गए, जैद हुसैन साहब थे जियो के हेड न्यूज़ के। तो मैंने कहा हाँ, 3 साल रहे वो, तो कहना किराए पे देंगे, मैंने कहा दे दूंगा। 600 गज का घर था और साफ सुथरी ब्लॉक एच। ठीक है ना। अच्छा अब वो
ले आया एक आदमी, उसके साथ 3 आदमी और बातचीत हुई है वो। तो उस बातों में मैंने कहा यार, कहने लगा मैं फाइल लेके आया ना। उसने कहा अरे इसमें मैं गवाह हूँ, आप देखे खालिद भाई, पहचाने नहीं? तो मैंने देखा हाँ आतिफ कॉरपोरेशन, आतिफ का नाम है हमें। मैंने कहा आया तुम्हारा नाम ही है। तो वो अब अपनी स्टेट एजेंसी चला रहा। तो इस तरह पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने वो किराए से ख़रीदने पे मुझे एपनाटाइज किया, ट्रांसफ़र किया माइन। और माइन मेकिंग करते करते वो 600 गज से 300 के 2 कर दिए उन्होंने कि ये होगा और यूँ होगा। और अब इसमें पार्टनर मेरे 4 करोड़ दिए थे उन्होंने, 4 करोड़ वापस ले लिए। अच्छा। और आज तक कोर्ट में केस है, 2 करोड़ रुपए के चेक मेरे पास पड़े हैं। और कोर्ट ने एब्सकॉन्डर उसको करार दे दिया। कोई 2 अरब लेके भागा है वो आदमी। मेरे अकेले के नहीं है, 50-60 लोग हैं। नाजाबाद 1 नंबर 2 नंबर पता नहीं कहाँ का। लेकिन इसमें आप भी एक तरह से उसमें आप भी जैसे इसके शिकार हो गए। भाई बात ये है, मैंने वकील किया। हाँ। वो वकील ने स्टे करा दिया। हाँ। हमने खट से उनको 50,000 रुपए दिए कि यार चलो। अच्छा सफी साहब, फिर इसका मतलब ये है कि इवेंचुअली आपको वो रकम पूरी नहीं मिल सकी? नहीं। जो आपकी असल मकान की थी उसमें साफ सुथरे में ख्याल में अच्छा खासा था वो। हाँ 8-10 करोड़ का था। और जो आपको मिली रकम वो 3 करोड़। हाँ, तो चले अल्लाह ताला ने, मेरी कमी थी कुछ, चले कुछ तो आपके आंसू पूछे होंगे इससे। हाँ, मुझे वो डिप्रेशन में था मैं। मैंने कहा चलो कुछ हो जाएगा। लेकिन बहरहाल लाहौर दे देगा। पहले मेरे साथ एक हुआ था हादसा। हाँ। मैं वासिक नीम का काम करता था, VIP मार्केटिंग शो। उसमें हादसा हुआ मेरे साथ। पेमेंट मेरी नहीं मिली, वो करोड़ से ऊपर थी। फिर बहरहाल उन्होंने बातचीत की, ये क्या वो क्या। फिर मैंने कहा मैं फिर उठ जाऊंगा, कमा लूंगा। इस दफा मैं एज ज़्यादा थी, वरना मैं संभाल लेता। अब मैं बाहर नहीं निकलता, जाता नहीं। अच्छा, ये शो बिजनेस और मीडिया जो है ना, ये लाइन है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक रिलेशन की। मिले किसी से, मैं जाऊं आऊं। अरे साहब, ये मैंने आज प्रोग्राम किया है, अब अली भी देखेगा और लोग भी देखेंगे। कुछ पॉजिटिवली मेरे लिए फेवर में होंगे, कुछ नेगेटिव, लेकिन रिस्पांस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर सी बात है भाई, आपका एक इतना बड़ा, मैं कहूँगा, योगदान है इस इंडस्ट्री के अंदर। आपने एक बहुत बड़ा वक्त गुजारा है, बड़ा टाइम गुजारा है। अरे यार 2-2.5 हज़ार शागिर्द निकले मेरे पास से। एडिटर, एनिमेटर, स्टूडियो ओनर और कैमरामैन और पता नहीं क्या, सेट डिजाइनर। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है माशाल्लाह? आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। क्या रहे हैं वो लोग? यहीं पर हैं, बाहर हैं? बेटी तो शादी उसकी हो गई थी, 10 साल का बेटा माशाल्लाह उसका। माशाल्लाह। और उसका हस्बैंड जो है मेरा दामाद, वो पहले था यूनिवर्सिटी में BBA करके डिपार्टमेंट में। अच्छा। बेटे साहब काम कर रहे थे गाड़ियों का। अच्छा। गाड़ी सेल परचेज इस तरह। अभी भी ये गाड़ी रखी हुई, उन्होंने सिविक, उसका कुछ काम वाम कराया हुआ है बहुत ज्यादा, लेविश टाइप की। तो उनका शौक नहीं बना कभी आपको? इतना आपने काम किया, बेटी या बेटे में से किसी को वाला होता ना, तो मेरा पैसा ही नहीं डूबता ना मकान बेचता। अच्छा। मैंने उसी के लिए बेचा था कि यार इसमें से हसान को काम करा दूंगा। हसान नाम है। अच्छा। मोहम्मद हसान। तो मैं इसको काम करा दूंगा और खुद मैं अपने इसको ट्रेनिंग दे दूंगा। तो वो उसने अपने जहन में वो इमेज बना लिया। उस इमेज से वो डिस्टर्ब हो गया कि मकान तो चला ही गया। अब क्या अब्बा मेरी मदद करेंगे? मैंने कहीं किसी चैनल पे नहीं लगवाया, हालांकि मेरा नाम लेके मैं कहीं भी लगा सकता हूँ। लेकिन बस उसने कहा ये चूरन चटनी वाला काम है, ये मंजन मैं नहीं चलाऊंगा। ठीक। बेगम साहिबा? बेगम मेरी माशाल्लाह पूरी नकाब पोश हसीना है। अच्छा, नकाब अभी भी नकाब करती हैं? अच्छा, बहुत तगड़ा नकाब। अच्छा, जाकिरा है समझो माशाल्लाह। इस्लाम की इतनी नॉलेज। हम दोनों ने हज भी कर लिया था माशाल्लाह 2016 में। तो माशाल्लाह हज भी हो गया, उम्रे कई हो गए। तो
तो अब सभी काम हो गए थे, बस बच्चा और बेटी की शादी हो गई, जिम्मेदारियां खत्म, अब इन लोग कमाएंगे खाएंगे क्या करेंगे। अच्छा, जिंदगी का अगर मैं आपसे कहूँ इस पूरे उसमें कोई पछतावा ऐसा जो आपको ऐसा आज भी लगता हो कि यार अगर दोबारा मुझे जिंदगी मिले तो मैं ये चीज बेहतर करूं? तकब्बुर कभी नहीं करूंगा। लोगों से हमदर्दी पहले भी थी, आज भी दिल में है। लोगों के काम पहले भी आता था, आज भी। मैंने एक अदाकार से कहा, साथी से, यार ये बताओ डायलॉग कैसे बोलूं मैं। 73 में स्क्रिप्ट मिला, मेन रोल। कहने लगे हम तो वैसे ही बताते हैं 7 साल लगाए हैं इस काम में। चुप हो गया। तो फिर मैंने, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दे दी, मैंने जस्तजू की तो सीख भी गया। तो ये सारी बात है, और मैं सबके रास्ते खोलता रहा। जो मुझे आता है वो मैंने बताया, सिखाया सबको। हाँ, चल, ये तो एक तरह से सदका जारी है। हाँ। अच्छा, साथ आपकी अभी तक की जिंदगी का सबसे, जिसे कहना चाहिए, मुसर्रत भरा लम्हा कह लें, वक्त कह लें, इसमें सबसे ज्यादा आपको खुशी महसूस हुई हो? यार वैसे ये मसनूई बात होगी, मैं कहूँ कि ये वो फलां ढमका। मैंने हज किया, ये यहाँ मेरी जिंदगी मुझे लगा मुकम्मल हो गई। अच्छा। बीवी को भी करा दिया, जिम्मेदारी भी, ये भी मुकम्मल हो गई। और हज के अलावा मेरी जिंदगी में मुझे पता नहीं चला मैं कब बूढ़ा हो गया। मैं काम में इतना धुन में मगन था, उम्र बढ़ने का एहसास नहीं, बाल उड़ने का पता नहीं, वक्त बहुत जल्दी निकल गया। मेरा ऐसा फास्ट निकला है, मैं बता रहा हूँ। मैं सुबह कागज पे काम लिखता था, 30-35 काम होते थे, 2 पेज 3 पेज, जो अपना रफ ड्राफ्ट, उसमें ये रह गया, ये रह गया, ये मान 11 काम रह गए। फिर वो पेज बनता था अगले दिन का, क्या क्या करना है, 11 वो लिखो और नए भी लिखो। तो भाई ऐसे मेरी जिंदगी गुजर गई, ऐसे ही गुजर जाती है। वो कहते हैं ना, गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा। ऐसे ही होता है, लोगों के वक्त ऐसे ही गुजर जाते हैं, उसका पता ही नहीं चलता। अच्छा, आपने अपने जिंदगी के अंदर, यानी जो मैं आपसे अगर पूछूं, सबसे ज्यादा आपको कौन सी आर्टिस्ट थी या फिर हीरोइन थी जो पसंद थी, चाहे वो इंडिया या पाकिस्तान में, तो कौन थी? यार इंडिया की तो मुझे एक्ट्रेस भी अच्छी है, एक्ट्रेस वो रेखा थी। रेखा, हाँ। रेखा सबकी ऑल टाइम फेवरेट रहती है। ये रेखा असल में वो ब्रॉडकास्टिंग की भी आर्टिस्ट थी। लोग उसको नहीं समझते, मैं समझता हूँ। रेखा ने, क्योंकि मैं ब्रॉडकास्टर भी हूँ ही ब्रॉडकास्टर, तो रेखा डायलॉग, डिलीवरी, मीनिंग, स्ट्रेसेस, पॉजेस सब जानती है। अमिताभ भी जानता है, वो भी जानती है। तो मतलब रेखा आपकी, हाँ, वो रेखा। मौसीकी वगैरह से लगाव है अपना? हाँ, मौसीकी से है। कौन सबसे ज्यादा किसकी मौसीकी सुनते हैं? हाँ, सुनने का तो ये जो भी अच्छी लगे। जैसे मैं बिला वजह सोच रहा हूँ, बज़मी साहब हैं, निसार बज़मी साहब, उनको पसंद करता हूँ। बहुत टेक्निकल आदमी है निसार बज़मी साहब, और बस वही बेहतरीन, वही सुनते हैं। और मेहदी हसन साहब, ठीक। खाने पीने का अब कुछ है तो, अभी भी बाहर के खाने, या फिर घर के बस खाने पे आ गए? तो यार मैं तो 20 साल पहले भी सब्जी दाल पे शौकीन था। वगैरह नहीं घूमते थे? हाँ, भाई ऐसे नहीं कि रोज चले आ रहे। कभी नहारी खा ली, कभी कबाब खा लिए, कहीं वही ईद के कबाब, इस तरह से कराची की सड़कों पे बहुत घूमे फिरे। 4 आने का बन कबाब मिलता था, एक सीख डालता था, प्याज डालता था, उस्ताद कबाब या मर गया हमारे मोहल्ले में। 4 आने का बेकरी का बंद, कड़क बंद। अब तो आता भी नहीं वो। किस चीज से ज्यादा गुस्सा आता है? झूठ से बहुत गुस्सा आता है। हाँ, नुकसान कर दो। मेरी गाड़ी तोड़ के ले आए शहूद अलवी एक्टर, इसको मैं लाया था शहूद अलवी को भी, और शहूद अलवी ने मेरी गाड़ी ब्रांड न्यू 0 मीटर मार दी। शूटिंग पे आया, डर रहा है, क्या हो गया गाड़ी में? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जो झूठ बोल के चालाकी से करे ना, उससे मुझे। तो उन्होंने कुछ चालाकी की थी आपको? सच बताया? हाँ, अब वो काम अलग करता है। हाँ। मुझे भूल गया,
मुझे कभी उसने फ़ोन नहीं किया, बुलाया नहीं। हाँ। अब वो एक दूसरे एरा में चला गया। तो ये इस तरह के जो रवैये हैं लोगों के जिनके साथ आपने किया, अफसोस होता होगा आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा। कि अब वो लोग आपको इस तरीके से, हाँ, मतलब जिनके साथ हमने अच्छाई की, तो हज़रत अली का कौल है कि यार उनकी शर से भी बचो, और तो करेंगे शर। तो जब एक इतनी बड़ी बात कह दी है। खालिद साहब, आज आप हमारे पॉडकास्ट में हैं, मुझे बेहद अच्छा लगा और आपके आने का बेहद शुक्रिया। वक्त कलील है, टाइम कम है, नहीं तो एक और लंबी नशिश आपके साथ करते हैं, क्योंकि सच्ची बात है जितने वसी आपके पास माशाल्लाह तजर्बे हैं, यानी ना सिर्फ ड्रामों के, फिल्मों के, एक्टिंग के, डबिंग के, इस पे अगर हम पता नहीं कितनी अगर है ना बातें करें तो पता नहीं कितने पॉडकास्ट हो जाएं, लेकिन जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि ये वक्त की तंगी है। यार पता है क्या, मैं काट रहा हूँ। हाँ, मेरी भी भड़ास निकल रही है, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। रियली, खुदा की कसम, वही एनवायरमेंटल लाइट है, माइक है, कैमरा है। मैं तो ये समझता हूँ कि खालिद जफर साहब को आज देख के बहुत सारे लोगों ने जो है वो एंजॉय भी किया होगा, और जाहिर सी बात है इन्होंने अपने वक्त में बेपनाह काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, और आज एक अच्छी इनके साथ हमारी सिटिंग रही। वंस अगेन सर, बेहद शुक्रिया आपकी आमद का। तो नाज़रीन, ये थे आज के हमारे मेहमान खालिद जफर साहब। उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।